कानून पर कोई रोक नहीं लगी है। मतलब 97 लाख ज्ञापन, 97 लाख ज्ञापन, जेपीसी की 38 बैठकें, 128 घंटे चर्चा, 25 राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों में रिकॉर्ड चर्चा। राज्यसभा में तो 1981 का सबसे लंबी चर्चा का रिकॉर्ड, 16 घंटे 55 मिनट सबसे लंबी चर्चा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, राज्यसभा में 17 घंटे 2 मिनट की सबसे लंबी चर्चा का रिकॉर्ड, लोकसभा में 12 घंटे बहस वक्फ पर, कुल मिलाकर 29 घंटे। मतलब लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में रिकॉर्ड घंटे वाद विवाद संवाद, वोटिंग के बाद जिस बिल पर राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी, जो कानून भी बन गया, उस कानून के कुछ बिंदुओं के क्रियान्वयन पर, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, उस कानून के कुछ बिंदुओं के क्रियान्वयन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने पॉज यानी विराम, या आप कह सकते हैं कुछ समय के लिए, फिलहाल के लिए 7 दिन 12 दिन ब्रेक लगा दिया है। 7 दिन में सरकार को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। 7 दिन, 7 दिन। और 5 मई को अब वक्फ कानून पर अगली सुनवाई की तारीख दी है, 5 मई। इस हिसाब से आज से 17 दिन तक लगभग ये ब्रेक मानिए आप, ये पॉज बटन। इसका मतलब ये है कि 17 दिन तक वक्फ कानून पर सिर्फ या कुछ बिंदुओं पर पॉज, विराम लगा है, लेकिन पूर्ण विराम नहीं लगा है। मतलब कानून पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, कानून पर कोई स्टे नहीं है। क्या हुआ है क्या नहीं, मैं समझाऊंगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़ी बातें कही, 4 निचोड़। पहली, नए आदेश तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी, मतलब यथास्थिति बरकरार रहेगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, नई नियुक्ति नहीं होगी। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगले ऑर्डर तक, यह पढ़ लीजिए, वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर होता है कि किसी जमीन का रिलीजियस पर्पस के लिए सालों से सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, तो वो वक्फ की हुई, चाहे पेपर्स पूरे हो या ना हो। सरकार ने इसे हटा दिया था। कोर्ट ने अगले आदेश तक वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होने का एक तरीके से ऑर्डर दे दिया है। चौथा, वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाएं। आप समझ गए, ये लब्बो-लुआब निचोड़। क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट के लिए 100-200 याचिकाएं सुननी संभव नहीं है, 100 से 200 याचिकाएं। इसलिए बेंच वक्फ कानून को लेकर सिर्फ 5 याचिकाएं सुनेगी, 5। और 5 याचिकाओं के अलावा बाकी याचिकाओं को निपटाया हुआ माना जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ कानून पर सुनवाई में बेंच किसी पार्टी का नाम नहीं, बल्कि इसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से दर्ज करेगी। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश, अब सुनिए, जस्टिस संजीव खन्ना, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, उन्होंने कहा साहब कि अगर किसी वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं ये, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सीजेआई ने कहा अगर किसी वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन 1995 एक्ट के तहत हुआ है, तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता, नए कानून के बाद भी। इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, पॉज बटन दबाया है। ठीक, बेंच ने यह भी कहा कि जिन संपत्तियों को कोर्ट ने वक्फ घोषित किया हुआ है, उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, मतलब उन्हें डीनोटिफाई, गैर वक्फ नहीं किया जाएगा, जिन्हें कोर्ट ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया है, भले ही वो वक्फ बाय यूजर से की गई हो या नहीं। ठीक, अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब क्या है? सरकार के लिए क्या झटका है ये? क्या मुस्लिम पक्ष के लिए जश्न मनाने वाली चीज है? वक्फ विरोधियों के लिए क्या यह खुशी की बात है? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से मुस्लिम पक्ष बहुत खुश है, वक्फ विरोधी बहुत खुश हैं, इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सुनिए पहले।
जिस रुख के ऊपर चल रहा है, हमें उसके अंदर कोई तकल्लुफ नहीं है। उन्होंने स्टे कर दिया है और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। Supreme Court has said that the Central Works Council and the State Work Board will not be constituted. जिसे सरकार सुधार बता रही है वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ अधिनियम कोई प्रशासनिक कदम नहीं है। और इस राहत से हम खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश भर से बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं, और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना। वक्फ कानून लाए थे, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ है। ये सर्वोच्च न्यायालय में ये कानून टिकेगा नहीं और निश्चित तौर से ये खारिज होगा। देखिए, इस फैसले की एक चीज अच्छी है कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले या सुप्रीम कोर्ट को कॉम्प्रोमाइज या जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज बताने वाले भी आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर सम्मान के भाव में बात कर रहे हैं कि हाँ, आज न्याय की जीत हुई है। क्योंकि यही कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जो विदेशी धरती पर जाकर जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज बता देते, लेकिन आज सब कुछ है। देखिए, वक्फ विरोधियों की चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी है बहरहाल कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि यह भी कहा है कि वो एक्ट पर रोक नहीं लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वकील हैं वरुण सिन्हा, उन्होंने बताया कि साहब की कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक सरकार सिर्फ उन संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड हैं या गजेटेड हैं। ठीक, जो रजिस्टर्ड हैं, गजेटेड हैं, उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। डी नोटिफाई मतलब उन्हें गैर वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने उन वक्फ संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। मुझे याद आ रहा है अभिषेक मनु सिंह ने कहा था कि ऐसे तो 4 लाख एकड़ यूं ही चली जाएगी। पहले आपको ऐसा करते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असली मतलब क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन संपत्तियों पर कार्रवाई से नहीं रोका है जो रजिस्टर्ड नहीं है। पहले सुनिए। वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। जो रजिस्टर्ड एंड गजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। अब आपको बताते हैं साहब कि आज वक्फ कानून के खिलाफ 70 मिनट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तीखे सवालों का इशारा किस ओर है। कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। केंद्र सरकार की ओर या वक्फ बोर्ड के खिलाफ मनमानियों के आरोपों की ओर। जो लोग सुप्रीम कोर्ट की बात पर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ये वाकई उनके लिए खुशी का दिन है या स्थिति चिंताजनक है, कुछ और गंभीर है। इस बात का पहला संकेत, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहला संकेत समझिए। वक्फ कानून विरोधी क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के उस कथित काले कानून को क्वैश, रद्द कर दे, जिसमें वक्फ घोषित हो चुकी संपत्तियों को डी नोटिफाई या वक्फ से मुक्त करने का अधिकार दे दिया गया है। ठीक, वक्फ कानून विरोधियों का कहना है कि इससे सरकार को वक्फ की आधी जमीन छीनने का रास्ता मिल जाएगा। पहली मांग, यानी मतलब जो अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि 8 लाख एकड़ जमीन में से 4 लाख एकड़ जमीन चली जाएगी, इस पर अदालत ने क्या कहा, इसको भी पढ़िएगा, सुनिए और नजर वहां रखिए। अदालत ने कहा कि सरकार अगले आदेश तक सिर्फ उन संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड है, जो गजेटेड है, जो कोर्ट द्वारा घोषित वक्फ है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है। लेकिन पेच क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने नॉन रजिस्टर्ड संपत्तियों को डीनोटिफाई या वक्फ से मुक्त करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोई रोक नहीं लगाई है कि जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उन पर कार्रवाई सरकार कर सकती है। दूसरा संकेत समझिए, मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है कि कलेक्टर के अधिकारों पर रोक लगनी चाहिए। इस पर आज कोर्ट ने भी कहा कि कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति का वक्फ दर्जा खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही कोर्ट ने क्या जोड़ा, कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर जांच कर सकता है, कलेक्टर जांच कर सकता है, लेकिन उसका प्रभाव तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अंतिम निर्णय ना हो। यानी कि निर्णय कौन करेगा? कोर्ट। मतलब वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं। ठीक। तीसरा संकेत समझिए, मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है, या वक्फ विरोधी अगर इसको कहा जाए, क्योंकि कुछ हिंदू भाई भी हैं जो इसके खिलाफ है, तो मैं कहता हूं वक्फ विरोधी क्या चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि ये मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन केंद्र कहती है, केंद्र सरकार की वक्फ बोर्ड तो धार्मिक संस्था है ही नहीं, वो तो प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट से जुड़ी संस्था है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए धर्म में दखल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि क्या आप कोर्ट के सामने यह कहने के लिए तैयार हैं कि वक्फ बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 2 गैर मुस्लिम होंगे। मतलब क्या हुआ इसका? वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों की या 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री का रास्ता बंद नहीं हुआ है। चौथा संकेत समझिए, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से लगातार कह रहा है कि यह वक्फ बिल असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार देता है, आर्टिकल 26 का वायलेशन है। ठीक, क्योंकि आर्टिकल 26 में क्या है कि हर समुदाय को उसके धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और संपत्ति का अधिकार दे दिया गया, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 का वायलेशन। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? आर्टिकल 26 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सबसे सेकुलर आर्टिकल है, धर्मनिरपेक्ष है, जो सब पर लागू होती है। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी से इस बात का भी संकेत मिलता है साहब कि अदालत भी वक्फ बोर्ड के पुराने कानूनों से खुश नहीं है। पुराने कानून संविधान सम्मत थे क्या? पुराने कानून सम्मत थे क्या? पुराना कानून क्या संविधान के ऊपर नहीं था क्या? पैरेलल न्याय व्यवस्था नहीं थी क्या? कल अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कल वक्फ बिल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। कोर्ट ने आगे कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाय यूजर गलत है, लेकिन यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ के मनमानी अधिकारों पर चिंता जाहिर की। इसका मतलब यह है कि बात कोर्ट के संज्ञान में भी है कि वक्फ बोर्ड पर जिस तरह भूमाफिया की तरह काम करने के आरोप लगते हैं, जिस तरह कांग्रेस सरकार में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई, अदालतों से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया, कि ट्राइब्यूनल के फैसले को चैलेंज करना लगभग 99% इम्पॉसिबल, वो स्थिति चिंताजनक है। शायद यही वजह है कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश, इसको अंतरिम आदेश नहीं हम कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वक्फ कानून समर्थक निराश नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सुनिए। सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। Large section of Muslim community are wholeheartedly welcoming this act. इस्लामिक जैसी फोर्सेस को उकसाने, भड़काने, बरगलाने के लिए संपूर्ण विश्व भारत का विपक्ष लगा हुआ है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। This is
साफ है कि ये मुसलमानों के बीच में एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति। सरकार का पक्ष में था, उसको स्वीकार करते हुए 7 दिन का समय दिया है और किसी तरह का कोई कानून पर रोक नहीं लगाई है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि एक और वक्फ बोर्ड की मनमानियों वाले सिस्टम की तरफदारी के लिए मुस्लिम पक्ष की आलोचना हो रही है कि इसकी भी तरफदारी की जा रही है। दूसरी ओर एक बात के लिए तारीफ है साहब, मुस्लिम पक्ष की तारीफ होनी चाहिए। तारीफ मुस्लिम पक्ष के मजबूत सिस्टम की। ये मुस्लिम पक्ष के मजबूत सिस्टम की ताकत है, जिसने शाहबानो केस में संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, याद है आपको? आज इसको क्यों शाहबानों से तुलना की जा रही है? तब क्या हुआ था? तब संसद द्वारा पारित कानून को कोर्ट के फैसले को संसद द्वारा पारित कानून के जरिए पलट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में शाहबानों को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया था। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 404 सांसदों वाली अब तक की सबसे मजबूत सरकार राजीव गांधी सरकार को मजबूर कर दिया था कि वो संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दे। और मुस्लिम पक्ष का यही मजबूत सिस्टम अब संसद के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के जरिए संसद के फैसले को पलटने की कोशिश में लगा है। अभी पलटा नहीं है, कानून पर रोक नहीं लगी है, कुछ बिंदुओं के क्रियान्वयन पर पॉज का बटन दबाया गया है। देखिए, मुस्लिम पक्ष के इसी सिस्टम का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश की न्यायिक व्यवस्था का पैमाना क्या है, क्योंकि वक्फ के खिलाफ देश की अलग अलग हाई कोर्ट्स में वक्फ के खिलाफ 140 से ज्यादा केस हैं, जिन पर ठीक से सुनवाई तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जब हम गए सुप्रीम कोर्ट तब हमको लौटा दिया गया कि हाई आप सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आए। लेकिन जब वक्फ विरोधी सुप्रीम कोर्ट गए, उनकी याचिका पर ना सिर्फ सुनवाई बल्कि आज इस तरह का फैसला भी। विष्णु शंकर जैन वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए? और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। देखिए, वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अब सुनिए, ये बहुत बड़ी खबर है आज की। वक्त पर सुनवाई के बीच या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज न्यायिक अधिकारों पर बहुत बड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने दरअसल ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित की। उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती। उन्होंने भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है। एक एक करके आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा। यहां पॉइंट्स चल रहे हैं। पहली टिप्पणी, उपराष्ट्रपति ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। दूसरी टिप्पणी, जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं, सुपर पार्लियामेंट, सुपर संसद। तीसरी टिप्पणी, संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। चौथी टिप्पणी, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। पांचवी टिप्पणी, क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? छठी टिप्पणी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। उनको
इन्वेस्टिगेशन से इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। 7वीं टिप्पणी, संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट देता है, बाकी सभी को जांच का सामना करना चाहिए। 8वीं टिप्पणी, उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यपालिका का काम, एग्जीक्यूटिव का काम भी खुद संभालेंगे। दोबारा से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जहां जुडिशरी लेजिस्लेट करेगी, मतलब न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यपालिका का काम भी खुद संभालेंगे। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जिसका जिक्र मैंने अभी किया, सुपर संसद के रूप में कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला करने के लिए कहा जा रहा है और अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित विधेयक कानून बन जाता है। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यह सब देखने को मिलेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों, न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। संविधान का पालन करने की शपथ। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes no. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them.